एवरीवन, द थॉटफुल इन्वेस्टर बुक के चैप्टर नंबर 22 के पार्ट 2 में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में मार्जिन एक्सपेंशन को समझेंगे और साथ ही साथ हम उन की इंडिकेटर्स को देखेंगे जिनको देख करके हमें पता चलेगा कि इस कंपनी में मार्जिन एक्सपेंशन पावर है या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले समझते हैं मार्जिन एक्सपेंशन को। मार्जिन एक्सपेंशन का मतलब होता है कि कंपनी अपने हर एक प्रोडक्ट को सेल करके अपने जो प्रॉफिट्स हैं उनको बढ़ा रही है। ये या तो कंपनी करती है अपने कॉस्ट को मैनेज करके या फिर अपने रेवेन्यू को बढ़ा करके या फिर दोनों के कॉम्बिनेशन से। अगर इसे एक एग्जांपल के थ्रू समझे तो मान लीजिए कि आपके पास एक रिटेल स्टोर है जिसका इनिशियली नेट प्रॉफिट मार्जिन है वो 20% है। आप डिसाइड करते हैं कि आप अपने रेवेन्यू को बढ़ाएंगे, अपने प्रॉफिट्स को बढ़ाएंगे। तो इसके लिए आप अपने सप्लायर से नेगोशिएट करते हैं, यानी जिनसे आप रॉ मटेरियल्स ले रहे हैं या कोई भी प्रोडक्ट्स ले रहे हैं उनसे नेगोशिएट करके उस प्रोडक्ट को या फिर उस रॉ मटेरियल को कम रेट में लेंगे। तो इससे जो होगा आपका कॉस्ट कम हो जाएगा और आप उस प्रोडक्ट को उसी प्राइस में बेचेंगे, जिससे आपका जो प्रॉफिट होगा वो एक्सपेंड होगा, आपके पास ज़्यादा प्रॉफिट्स आएँगे, जिससे आपके जो नेट प्रॉफिट मार्जिन है वो बढ़ेगा। तो इस तरह से आप अपने कॉस्ट को मैनेज करके उस प्रोडक्ट को ज़्यादा रेट में बेच करके आप अपने प्रॉफिट्स को बढ़ा रहे हैं, उसे बोलते हैं मार्जिन एक्सपेंशन। मार्जिन एक्सपेंशन से कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का पता चलता है। इसके साथ-साथ जो कंपनी है अगर उसके पास मार्जिन एक्सपेंशन पावर है, तो वो कंपनी दिन पे दिन स्ट्रॉन्ग होते जाती है। अब बात करते हैं उन की इंडिकेटर्स की जिनको देख कर के हम पता कर सकते हैं कि इस कंपनी में मार्जिन एक्सपेंशन पावर है। तो सबसे पहला है प्राइसिंग पावर। अगर किसी कंपनी में प्राइसिंग पावर है, तो उस कंपनी में मार्जिन एक्सपेंशन पावर होता है। मतलब अगर कोई कंपनी अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज के प्राइसेस बढ़ा देती है बिना अपने कस्टमर को खोए हुए, यानी कंपनी अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज को के प्राइसेस बढ़ा रही है, उसके बावजूद भी कस्टमर उस प्रोडक्ट या सर्विसेज को ले रहे हैं, तो उसे बोलते हैं प्राइसिंग पावर। अगर एग्जाम्पल के थ्रू समझें तो बात करें आईटीसी कंपनी की, तो आईटीसी कंपनी जो है वो सिगरेट बनाती है और सिगरेट में प्राइसिंग पावर होता है। क्योंकि अगर किसी को सिगरेट की लत लग गई, वो एडिक्टेड हो गया सिगरेट की, तो चाहे उस सिगरेट का रेट कितना भी हो जाए, वो उस सिगरेट को खरीदेगा। इस वजह से कंपनी पे या तो कंपनी के पे टैक्स बढ़ता है या फिर कंपनी को सिगरेट बनाने में ज़्यादा कॉस्ट लगते हैं, तो उन सारे कॉस्ट को वो अपने कस्टमर पे डाल देती है। यानी अपने सिगरेट के प्राइसेस बढ़ा देती है, उसके बावजूद भी कस्टमर उसके सिगरेट्स को लेते हैं, जिससे कंपनी अच्छे रेवेन्यू बनाती है, अच्छे प्रॉफिट्स बनाती है और कंपनी इस तरह से अपने मार्जिन को एक्सपेंड करती है। उसी तरह से बात करें अगर लाइफ सेविंग ड्रग्स बनाने वाली कंपनी की, मतलब वैसी कंपनी जो लाइफ सेविंग ड्रग्स बना रही है, मेडिसिन्स बना रही है, तो वैसी कंपनी में भी प्राइसिंग पावर होता है। जैसे अगर बात करें, मान लीजिए कि आपकी तबीयत खराब है और आप किसी पार्टिकुलर दवाई से ठीक होंगे, तो आप उस दवाई का रेट जो भी हो, आप उस दवाई को खरीदेंगे क्योंकि उस समय पे वो दवाई लेना आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस तरह से जो कंपनी ऐसे ड्रग्स बनाती हैं या ऐसे मेडिसिन्स बनाती हैं, उनके पास प्राइसिंग पावर होता है। वो अपने ड्रग्स या अपने मेडिसिन के प्राइसेज़ को बढ़ा देती हैं, उसके बावजूद भी कस्टमर उस मेडिसिन्स को लेते हैं। तो उनमें भी प्राइसिंग पावर होता है और इन प्राइसिंग पावर के थ्रू जो कंपनीज़ होती हैं, वो अच्छे रेवेन्यू जनरेट करती हैं और वो अच्छे प्रॉफिट्स बनाती हैं। लेकिन किसी भी कंपनी को अगर लंबे समय तक सस्टेन करना है अपने मार्जिन एक्सपेंशन को, तो उसके लिए कंपनी में एंट्री बैरियर होना चाहिए। मतलब अगर किसी कंपनी में एंट्री बैरियर नहीं है और वो टेम्परेरी अपनी प्राइसिंग पावर के थ्रू अपने प्रॉफिट जनरेट कर रही है, लेकिन अगर एंट्री बैरियर नहीं है तो कोई नई कंपनी इंटर करेगी मार्केट में और दोनों में कंपटीशन होगा, जिससे उसके प्राइसेस ड्रॉप हो जाएंगे, प्राइसेस गिर हो जाएंगे। इस वजह से जितनी भी कंपनी है अगर उनको अपने मार्जिन एक्सपेंशन को सस्टेन करना है ज़्यादा समय तक, तो उसके लिए कंपनी में एंट्री बैरियर होना चाहिए। यानी अगर किसी कंपनी के पास एंट्री बैरियर के साथ-साथ प्राइसिंग पावर है, तो वो कंपनी और भी ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट करेगी। जैसे लाइफ सेविंग ड्रग्स की बात करें, तो लाइफ सेविंग ड्रग्स यानी फार्मा की जो कंपनीज़ होती हैं, उनके पास एंट्री बैरियर होता है। तो इन कंपनीज़ के पास एंट्री बैरियर के साथ-साथ प्राइसिंग पावर होता है, इस वजह से कंपनी अच्छे प्रॉफिट्स बनाती है। दूसरे इंडिकेटर की बात करें तो दूसरा इंडिकेटर है कि अगर किसी कंपनी का ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन हाई है और नेट प्रॉफिट मार्जिन लो है, तो ऐसी कंपनी के पास भी पावर होता है कि वो अपने मार्जिन को एक्सपेंड करे, उसके पास मार्जिन एक्सपेंशन पावर होता है। अगर इसे ईज़ी लैंग्वेज में समझें तो मतलब मार्जिन एक्सपेंशन यहाँ पे कंपनी कैसे करेगी, इसे ईज़ी लैंग्वेज में समझें तो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन का मतलब होता है कि कंपनी जो भी प्रोडक्ट्स बना रही है, उसको बेच कर के जो भी रेवेन्यू जनरेट कर रही है, उसमें से अपने कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज़ को निकाल दे रही है। यानी किसी प्रोडक्ट को बनाने में जितने भी खर्चे लगे हैं, उनको निकाल कर के और उस प्रोडक्ट को सेल कर कंपनी जो भी रेवेन्यू बना रही है, वो हो गया
उस कंपनी का ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, यानी एक प्रोडक्ट को बनाने में जो भी खर्चे हैं उसको निकालने के बाद जो भी प्रॉफिट बच रहा है, जो भी रेवेन्यू बच रहा है वो है ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन। वो हुआ कंपनी की जो एक्चुअल अर्निंग है या एक्चुअल रेवेन्यू है वो। नेट प्रॉफिट मार्जिन का मतलब होता है कि कंपनी अपने सारे एक्सपेंसेस, मार्केटिंग, एडवर्टाइजमेंट, इसके अलावा टैक्स, इंटरेस्ट या अदर जो भी एक्सपेंसेस है, उन सबको, उसमें कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज भी है, उन सबको निकालने के बाद जो प्रॉफिट बचता है, वो बचता है नेट प्रॉफिट मार्जिन। तो अगर किसी कंपनी का ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन हाई है, इसका मतलब है कि वो कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को या फिर जो भी कोर बिजनेस है, उससे तो अच्छे प्रॉफिट्स बना रही है। और उसका नेट प्रॉफिट मार्जिन लो है, इसका मतलब है कि कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को बना के तो अच्छे प्रॉफिट जनरेट कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं वो मार्केटिंग में, एडवर्टाइजमेंट में या फिर टैक्स या इंटरेस्ट या किसी अदर एक्सपेंसेस में ज्यादा खर्च कर रही है, इसी वजह से उसका नेट प्रॉफिट मार्जिन लो हुआ है। तो अगर कंपनी ये देखे कि उसके ज़्यादा खर्चे कहाँ जा रहे हैं, क्या मार्केटिंग में, एडवर्टाइजमेंट या टैक्स में, तो अगर उनको वो कम कर देती है, यानी अगर अपने एक्सपेंसेस को कम कर देगी, तो उस कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाएगा। यानी कंपनी के पास एक एरिया है, एक पोटेंशियल है कि वो अपने नेट प्रॉफिट मार्जिन को बढ़ा सकती है। तो ऐसी जो कंपनीज़ होती हैं, वो कंपनी मार्जिन एक्सपेंशन कर सकती है। लेकिन अगर कोई कंपनी है, उसका ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन ही लो है और नेट प्रॉफिट मार्जिन हाई है, तो वो अपने मेन बिज़नेस से, कोर बिज़नेस से अपने प्रोडक्ट्स को बना के ऑलरेडी वो कम रेवेन्यू जनरेट कर रही है और उसके नेट प्रॉफिट मार्जिन हाई है। तो कंपनी के पास कोई पोटेंशियल ही नहीं है कि वो अपने नेट प्रॉफिट मार्जिन को बढ़ा पाए, क्योंकि वो मेन कोर बिज़नेस से अपने प्रोडक्ट को सेल करके ही कम पैसे बना रही है। तो फिर वो किस तरह से मार्जिन एक्सपेंशन कर सकती है, किस तरह से अपने नेट प्रॉफिट मार्जिन को बढ़ा सकती है। तो वैसी कंपनी जिनका हाई ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है और लो नेट प्रॉफिट मार्जिन है, ऐसी कंपनी में भी पावर होता है कि वो मार्जिन एक्सपेंशन कर सकती है। दूसरा पॉइंट है, अगर कोई कंपनी मॉडरेट रेट से अपने रेवेन्यू ग्रोथ कर रही है और उस कंपनी का ऑपरेटिंग लेवरेज हाई है, यानी उसके पास फिक्स कॉस्ट ज़्यादा है, तो ऐसी कंपनी जो होती हैं, उनके पास भी मार्जिन एक्सपेंशन पावर होता है। यानी अगर किसी कंपनी का मॉडरेट रेट से रेवेन्यू ग्रोथ हो रहा है और उसके पास अगर वेरिएबल कॉस्ट है, तो ऐसी कंपनी मार्जिन एक्सपेंशन नहीं कर सकती है, क्योंकि अगर वो अपने सेल या प्रोडक्शंस को बढ़ाएगी, तो कंपनी का जो कॉस्ट है वो भी बढ़ जाएगा। लेकिन अगर फिक्स कॉस्ट ज़्यादा है, तो कंपनी का जो कॉस्ट है वो नहीं बढ़ेगा ज़्यादा, अगर वो अपने सेल या प्रोडक्शन को बढ़ाएगी। लेकिन अगर बात करें कि अगर कोई कंपनी है, उसके पास वेरिएबल कॉस्ट ज़्यादा है, उसके बावजूद भी अगर वो मार्जिन एक्सपेंशन करना चाहती है, तो वो किस तरह से कर सकती है? तो वैसी कंपनी जिनके पास वेरिएबल कॉस्ट ज़्यादा है, अगर उनका ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन हाई होगा, तो ऐसी कंपनी भी मार्जिन एक्सपेंशन कर सकती है। यानी ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन हाई होना चाहिए, जिनके पास अगर वेरिएबल कॉस्ट है। चौथा पॉइंट है, मार्केट उन कंपनीज़ को कभी भी पसंद नहीं करती हैं, जो इंटरेस्ट रेट घट रहे हों, उस समय पे अपने इंटरेस्ट रेट को सेव करके और अपने नेट प्रॉफिट मार्जिन्स को बढ़ाती है। क्योंकि जैसे ही इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे, वैसे ही कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन है वो लो हो जाएगा। तो ऐसी कंपनीज को भी मार्केट पसंद नहीं करता। मार्केट उन कंपनीज को पसंद करता है जो बॉटम लाइन से ग्रोथ कर रही हों, यानी अपने रेवेन्यू को बढ़ाकर ग्रोथ कर रही हैं, या फिर वैसी कंपनी जो अपने ऑपरेशनल इफिशियंसी को बेहतर बना रही है, अपने कॉस्ट को मैनेज कर रही है, उसके बाद उस कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन बढ़ रहा है, तो ऐसी कंपनीज को मार्केट पसंद करता है। अगर हमें ये देखना है कि किसी कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन जो है वो सस्टेन करेगा या नहीं लंबे समय तक, उस कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन नेचुरली बढ़ रहा है नहीं अपने कॉस्ट को मैनेज करके या रेवेन्यू को बेहतर बना करके, तो हम उस कंपनी का इबिड्डा देख सकते हैं। अगर किसी कंपनी का इबिड्डा उसके नेट प्रॉफिट मार्जिन के साथ-साथ बढ़ रहा है, यानी इबिड्डा भी बढ़ रहा है और साथ-साथ नेट प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ रहा है, तो ऐसी जो कंपनीज़ होती हैं, उनका नेट प्रॉफिट मार्जिन लंबे समय तक सस्टेन करता है और ये कंपनी जो होती हैं, वो अपने कॉस्ट को मैनेज करके या रेवेन्यू के थ्रू अपने नेट प्रॉफिट मार्जिन्स को बढ़ाती हैं। लेकिन अगर किसी कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन बढ़ रहा है, लेकिन उसका इबिड्डा सेम है या फिर घट रहा है, तो वो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट मार्जिन है, वो लंबे समय तक नहीं चलेगा या ज़्यादा दिनों तक सस्टेन नहीं करेगा। तो इस तरह से हम ये समझ सकते हैं कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन किस तरह से वर्क कर रहा है। वैसे ही अगर कोई कंपनी है, उस कंपनी का रेवेन्यू जो है अबव एवरेज बढ़ रहा है और उस कंपनी के स्टॉक प्राइसेस भी बढ़ रहे हैं, पीई रेशियो भी बढ़ रहा है, तो ऐसी कंपनीज़ को भी मार्केट पसंद करता है। तो ये थे कुछ इंडिकेटर जिसके थ्रू हम ये समझ सकते हैं कि जो कंपनी है उसके पास मार्जिन एक्सपेंशन पावर है या नहीं। तो ये था चैप्टर 22 का अंत। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए। फिर मिलेंगे हम अगले चैप्टर में यानी चैप्टर 23 में। तब तक के लिए थैंक यू।